माननीय शिक्षण उपसंचालक अमरावती विभाग अमरावती, माननीय शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिला परिषद अमरावती और अमरावती जिला माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक मंडल अमरावती द्वारा आयोजित हेतु अभ्यासक्रम मार्गदर्शन में आप सभी मान्यवर एवं अध्यापक भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ येतोय सर, येते. हाँ सर, येते आहे म्हटलं सर. ओके, अब हम सभी जानते हैं कि शिक्षा सर तुमचा माइक म्यूट झाला. आ रही सर आवाज? यस सर. देखिए, हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को लेकर क्या हालात चल रहे हैं। ऐसे में जो शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु है वो है छात्र यानी विद्यार्थी, जो कि पिछले साल की पढ़ाई कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण पूरी कर नहीं पाए और ऐसे में उनको आरटीआई अंतर्गत यानी 2009 के अंतर्गत अगली कक्षा में प्रवेश दिया गया है। लेकिन पिछले साल की पढ़ाई एवं वर्तमान कक्षा की पढ़ाई को बांधने के लिए हेतु अभ्यासक्रम को तैयार किया गया है और जो 45 दिनों में छात्रों से पूर्ण करवाना है। इसके साथ साथ 3 परीक्षण भी रखे गए हैं, इनको भी बड़ी शिद्दत के साथ छात्रों से पूर्ण करवाना है। तो आइए हम देखते हैं हिंदी हेतु अभ्यासक्रम के उद्देश्य और विद्यार्थियों के लिए जो सुझाव दिए गए हैं के बारे में। देखो, कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हमारे सामने कुछ उद्देश्य रखे गए हैं इस कोर्स के। और कोविड-19 के कारण छात्रों के मन में जो अध्ययन के प्रति विश्वास पैदा करना था वो हो नहीं पाया, लेकिन उसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है
जो इस शतु अभ्यासक्रम के माध्यम से हमें पहुंचाना है। साथ साथ पिछले शैक्षणिक वर्ष में जो संबंधित कक्षा में भाषा अध्ययन के अंतर को भरने में सर, हा बोला ना सर. तुम्ही स्क्रीन शेअर करा सर, कारण की कॉलवर कॉल येऊन राहिले आणि स्क्रीन ऑफ झाले की निघून जाते. तुम्ही सर PDF पाठवा सर ती मला. ओके, मी पाठवतो. हा. ओके. अतुल सर. हा, एक मिनिट. ओके ओके. ते तू अभ्यास. जी. हं. हा, ओके. एक मिनिट. हा सर. हा, तुमचा व्हिडिओ चालू केला तरी चालेल. ओके. आणि तुम्ही फक्त माझी जे स्क्रीन दिसते ना, ज्याच्यावर तुम्हाला PPT दिसते, ते स्क्रीन तुम्ही हे करा. त्या स्क्रीनकडे तुमचं लक्ष असू द्या. ओके सर. देखो, विद्यार्थियों के लिए जो सुझाव दिए गए थे उसके बारे में सभी अध्यापक भाई बहनों ने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि ये शतु पाठ्यक्रम के शैक्षणिक वर्ग में, मतलब जो वर्ष था, आपने जो सीखा है उसे ठीक समझने और अगली कक्षा में पाठ्यक्रम को समझने में मदद करेगा। ये जैसे हम रेगुलर पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल बच्चों से अर्थात विद्यार्थी से ये सब कुछ करवाना है और हमें कहाँ उनको मार्गदर्शन करना है, किस प्रकार करना है, ये सारी बातें हमारे ऊपर ही डिपेंड होती है। और इस अध्ययन के लिए मतलब जो प्रतिदिन दिया गया अभ्यास है तो प्रतिदिन ही हल करवाना है, के लिए भी बच्चों को अर्थात विद्यार्थी को सूचना देनी चाहिए। और इसके लिए अगर बच्चों को अर्थात विद्यार्थियों को कोई कठिनाई जा रही है या उनको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो हमारी मदद भी ले सकते हैं। साथ ही साथ उनको उनके बड़े भाई बहन जो भी उनसे बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, घर में माता पिता होते हैं, उनकी भी मदद लेने के लिए कह सकते हैं। बाद में हम लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं खासतौर पर अध्यापकों के लिए, वो भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं।
अब 45 दिनों में ये हमको पूरा करना है और 3 परीक्षण रखे गए हैं। 3 परीक्षण को भी जांच ठीक से करवानी है। साथ ही साथ उनसे ये कृतियाँ एक नोटबुक में अर्थात उनके हिसाब से हर सब्जेक्ट के लिए बनाने की सूचना भी करनी है और उसमें लिखवानी भी है और उसको भी जांचना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे लिए 6 खंडों में इसका विभाजन किया गया है। अपेक्षित कौशल है, आओ पता करें, आओ सक्षम बने, आओ अभ्यास करें और आओ सृजन करें। इन 6 विभागों का और एक पूरक साहित्य स्रोत यानी अतिरिक्त इसके बारे में हम लोग एक ऐसा घटक लेकर बातचीत करेंगे जिसमें हम लोग विद्यार्थियों से किस प्रकार की कृतियाँ करवा सकते हैं, कौन सी जगह कैसे मार्गदर्शन करना है और ये सब विद्यार्थियों से करवाना है, ताकि हम लोगों को उनको एक ब्लैक बोर्ड के जरिए जाकर सीधा सीधा पढ़ाने की जरूरत नहीं। मैंने कहीं भी ऐसे भी देखा है कि कई लोग विद्यार्थियों को रेगुलर अभ्यास क्रम की तरह पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी की ओर सुन रहे हैं। ऐसा ना करते हुए हम लोगों को उन विद्यार्थियों को सिर्फ गाइडेंस करना है, प्रश्न पूछने हैं, प्रश्नों के हल पूछने हैं और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब उनके अंदर कैसे सक्षमता आएगी और कैसे उनके अंदर दक्षता आएगी, इसके बारे में हम लोग आइए एक घटक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। और घटक तो वैसे 9 कक्षा का ही है, लेकिन 10वीं कक्षा में पहले दिन का ही पाठ्यक्रम मैंने लिया है थोड़ा मार्गदर्शन तौर पर, जिसमें सत्र के रूप में जो दिया है वो है श्रवण, पठन और लेखन। और पहले ही शुरू में जैसे बात की कि हम लोगों को अध्यापकों को क्या करना है, हमारे लिए क्या सुझाव रहे, तो 6 खंडों का विचार करते हुए शुरू में दिया है कि अपेक्षित कौशल यानी कुशलता विद्यार्थियों के अंदर किस प्रकार आ सकती है, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। अब यहाँ पर ऐसे बताया जा गया है कि छात्र अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे, छात्र साहित्य को समझदारी से पढ़ने और उसका आनंद लेने में सक्षम बनेंगे। अब सक्षम क्या बनना है, मतलब उनके अंदर समर्थपना लाना है, कुशलता लानी है। और यहाँ पर जो बातें दी गई हैं वो संकल्पना है पद। बच्चों के अंदर समझने की बड़ी ताकत होती है, सिर्फ उनको समझाना पड़ता है और पद्य और गद्य के बीच का अंतर वो सहजता से समझ जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें कुछ उदाहरण देने होंगे, उदाहरण के तौर पर उनको समझाना होगा। ऐसे में अगर हम उनको समझाने में थोड़ी मदद करते हैं तो हम लोग विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर पद्यों के बारे में और गद्य के बारे में कुछ दिया है, जैसे कि आओ पता करें, जिसमें बताया गया है कि शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से विचार विमर्श करेंगे तथा छात्र को गुट बनाकर चर्चा करने हेतु प्रेरित करेंगे। छात्र गद्य तथा पद्य का अंतर जानते हैं या नहीं ये समझ लेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर विद्यार्थी को किस प्रकार समझाना है, उसके लिए हमारे सामने 2 उदाहरण दिए गए हैं। 9वीं कक्षा की कविता है जिसको 2 तरह से लिखा गया है यहाँ पर। चारू चंद्र की चंचल किरणें जल थल में खेल रही है, अवनी और अंबर तल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद
हम लोग विद्यार्थियों के सामने ये बातें रख सकते हैं कि इसमें पढ़ने के बाद क्या अंतर लग रहा है। मौखिक स्तर पर पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है, वैसे विद्यार्थियों को पूछना यहाँ ज़रूरी होता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो सहजता से जिसमें कोई लय, ताल, चढ़ाव-उतार नहीं है, सीधा-सीधा लिखा गया है, वो गद्य के रूप में होगा, तो झट से बच्चे पहचान लेंगे। और जिसमें लय है, आरोह-अवरोह का वर्णन किया गया है, चढ़ाव-उतार है, शुरू में है, तो वो पद्य हैं। इन दोनों का डिफ़रेंस यानी फ़र्क जो है, अंतर जो है, विद्यार्थी तुरंत पहचान लेंगे। यहाँ इनको और रसदार बना सकते हैं, जैसे लोग उसको गाकर भी सुना सकते हैं। जैसे मैं 2 लाइनें गाने की कोशिश करता हूँ। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसके आगे भी 2-4 लाइनें बहुत अच्छी लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ जितना दिया मैं उस ज़्यादा समय न गवाते, पहले बहुत सारा समय जा चुका है। और ऐसे पढ़ने के बाद पहली लाइन को अगर हम पढ़ते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें, उल्टा-पुल्टा लिखा हुआ है, जहाँ पे कोई रस नहीं है, कोई चढ़ाव-उतार नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर अगर हम लोग गाकर भी सुना सकते हैं, पढ़कर भी सुना सकते हैं, तो बच्चों को इसका अंतर समझ में आ जाएगा। केवल हम लोगों को उनको मार्गदर्शक के रूप में ही बताना है, वो तुरंत पहचान लेंगे। इसी प्रकार नीचे और दिया है, मेहनत करो, ज़िंदगी की झोली खुशियों से भरो। मेहनत करो, ज़िंदगी की झोली खुशियों से भरो। मेहनत करो, भागती ज़िंदगी के साथ चलो। मेहनत करो, मानव धर्म निभा सको, आदमी को आदमी के करीब ला सको। भले हमारे रास्ते अलग-अलग हो, मेहनत करने वालों का धर्म एक है। मेहनत करना, जीवन से प्रेम करना है, ज़िंदगी के रहस्यों में दोस्ती करना है। अब इसको पढ़ने के बाद और ऊपर दी हुई 2 लाइनें जो कविता की हैं, इनके बीच का अंतर भी बच्चों को पूछेंगे तो तुरंत वो बता देंगे। इसी प्रकार हम लोगों को केवल अंतर समझाना है और वो अंतर समझने के प्रेरित हुए कि नहीं, इसके लिए उनको गट चर्चाओं में, अब गट चर्चा, गुट चर्चा कैसे बनवाएँगे? अब तो हमारे सामने बच्चे प्रत्यक्ष रूप में स्कूलों में नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम लोग एक उपाय कर सकते हैं कि जो लोग ज़ूम या गूगल मीट के ज़रिए हमारे साथ मीटिंग में जुड़ जाते हैं, उनके अंदर भी हम लोग गुट बना सकते हैं और 4-4, 5-5 बच्चों का गुट बनाते हुए उनको हम लोग गाने के लिए भी कह सकते हैं एक साथ, और इसके साथ-साथ प्रश्नों के उत्तर भी देने के लिए कह सकते हैं। ये करने पर ही होगा, सोचने के लिए बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कैसे होगा, लेकिन होता है। मैं इसी प्रकार कर लेता हूँ। और जो बच्चों के पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह नहीं है, फिर ऐसे बच्चों तक कैसे पहुँचाएँगे, उनको कैसे बताएँगे? तो इसका भी उपाय मैं आगे बता दूँगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर समझने के बाद आगे दिया है कि शिक्षक छात्रों को दोनों के बीच का अंतर समझाकर उस पर चर्चा करने हेतु प्रेरित करेंगे। अब इन कविता के ऊपर या गद्य के ऊपर पढ़ने के बाद, समझाने के बाद चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। चर्चा क्या करनी है? तो बच्चे खुद ब खुद चर्चा करेंगे कि उनको उनके मस्तिष्क में ये चलेगा कि कविता का रूप इस लाइन में है और नहीं है, क्योंकि पढ़ने पर ही तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे में उन लोगों को इसके ऊपर चर्चा करने के लिए कहें। चर्चा के अंत में उनको पूछिए, फिर उसका विश्लेषण समझाना भी ज़रूरी है।
जैसे हम लोग कविता का भावार्थ लिख कर देते थे, तो यहाँ पर हम लोग मौखिक स्तरों पर उनको बता सकते हैं, फिर उनको बोलने के लिए प्रेरित करें। लिखे देना नहीं है, या पाठ करना या रट्टा मारकर उनको रटवाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ उनको बताना है। बताने के बाद उनको फिर पूछ सकते हैं, अवसर देना चाहिए और अवसर देते रहेंगे, तो वो बिना घबराहट के, हिचकिचाहट से हमें बताने के लिए शुरू हो जाएँगे। ऐसे करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। केवल एक प्यार से हम लोग इनके सामने ये बातें रख सकते हैं और उसमें से जो बच्चे समझ नहीं पा रहे, वो भी धीरे-धीरे समझ जाते हैं। फिर इसे दोनों को समझाने के बाद, चर्चा हो जाने के बाद, हम लोग उन बच्चों को कुछ कृति पत्रियों के बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि इसमें पाठ्यक्रम में दिए गए हैं कृतियाँ, कि जैसे कविता में किसका महत्व बताया गया है। लेकिन वो दोनों को पढ़ने के बाद हमें उत्तर नहीं बताने हैं, खुद वो बच्चे ढूँढेंगे। अगर हम लोग खुद ही उत्तर बता रहे हैं, जैसे अभी ऑनलाइन में हमने कई बार देखा है कि यूट्यूब में स्वाध्याय तुरंत लिख के ऐसे भेज देते हैं, जो डायरेक्टली बच्चे के दिमाग पर कोई असर न डालते, उसको मेहनत ना करते हुए ऐसे लिख लेते हैं और फिर वो अपने कॉपी में उतार कर वैसे ही रख देता है। जिसका ना पढ़ना है, ना उसके दिमाग में कुछ बैठा हुआ है। इस कारण वो पूरी तरह से वहाँ पर अपाहिज ही हैं। वो खुद मेहनत करेगा, सोचेगा, उसमें से ढूँढेगा, तब उसको उत्तर ज़रूर आएँगे। इन कृतियों का करने के लिए उनको प्रेरित करना होगा। नहीं तो हम लोग बोल देंगे कविता में किसका महत्व बताया गया ना, हम तुरंत बता देंगे कि मेहनत का है, तो वो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उसको तो तुरंत मतलब मटेरियल जो है रेडी मिल चुका है। तो इसलिए हम लोगों को उनको बार-बार पढ़वाना होगा, वहाँ पर सोचना होगा और उनको कहना होगा कि ये कर सकते हो, ढूँढो, पढ़ो, पढ़ने के बाद उनको समझ में आ जाएगा। छोटी-छोटी एक-एक लाइन की जो कृतियाँ लिखी होती है, वो तुरंत करने के लिए वो बाध्य हो जाएँगे और ऐसे सक्षमता उनके बीच हम लोग उनको प्रेरित करके ला सकते हैं। फिर जैसे दूसरी कृतियाँ दी है कि मेहनत करना, इसके संबंध मतलब साथ चलना है। तो हम लोग अलग-अलग तरह के सवाल पूछ सकते हैं। मेहनत करने से क्या हो सकता है? मेहनत करना, इसके साथ चलना का अर्थ क्या है? क्या बताया गया है? तो पढ़ेंगे ही, तुरंत कविता की उन लाइनों के ऊपर जाकर देखेंगे कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो तुरंत उत्तर भी दे देंगे कि भागती ज़िंदगी है। फिर ऐसी कृतियाँ जो और आगे दी गई हैं, मेहनत करने से क्या होगा? उसमें मतलब लाइन खींचते हुए लगाए गए कि ऊपर प्रेम है, नीचे दोस्ती है, फिर आगे एक चौखट बनाते हैं, उसमें कुछ उत्तर लिखने हैं। हमें डायरेक्टली उनको नहीं बताना है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप में उनको उत्तर दे रहे हैं, तो फिर उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें उनसे करवाना है। इसीलिए उनको कहो कि पढ़ो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उनको पता चल जाएगा, कौन से लाइन में इसका उत्तर आ चुका है और किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मेहनत करने से आगे लिखा है प्रेम और दोस्ती। तो प्रेम का किससे जीवन मतलब संबंध जुड़ता है? तो वो कहेंगे जीवन है। दोस्ती किसके साथ जुड़ी हुई है? तो कहेंगे रहस्य के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार से उनको उत्तर भी प्राप्त हो जाएँगे और उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद उनके चेहरे के ऊपर झलक देखिए, मुस्कान के साथ वो और आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो मोटिवेट हो रहे हैं यहाँ पर। प्रत्यक्ष रूप में उनको हमने ढूँढने के लिए कहा और उन्हें खुद मेहनत करके ये आंसर ढूँढ लिए हैं। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन आप रटे-रटे रट करते हुए इनको ऐसे बता दे रहे कि बस लिखो या यूट्यूब में जाकर इसके आंसर देखकर लिख लीजिए, तो फिर मेहनत नहीं होगी और ऐसे बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर अभिव्यक्त होने के लिए उनको ये बातें समझानी होगी, उनके अंदर सक्षमता लानी होगी, समर्थवान तभी बनेंगे। फिर आगे जो कृति दी गई है कि अभिव्यक्त लेखन, उनको यहाँ पर स्वयं को प्रकट करना है, बोलने के लिए उनको बाध्य करना है यहाँ पर। और ऐसे करने के लिए हम लोग उनको पूछ सकते हैं, मेहनत इंसान की पूँजी होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस मेहनत शब्द के इर्द-गिर्द सारी जानकारी जो है ना, घूमती नज़र आएगी। उनको ये इसके लिए प्रेरित करो, इंसान और मेहनत दोनों के पूरक जुड़े हुए शब्द हैं। इंसान के हाथ में ही मेहनत करना और उनको ये भी कह सकते हैं कि आप इस साल 10वीं कक्षा में हो, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। केवल अपना बस्ता उठाएँ, स्कूल आए, स्कूल से घर चले गए, जो लिख के दिया उतना लिख लिया, इसके भरोसे मत बैठो। अगर उनको हम लोग यहाँ पर
थोड़ा अलग-अलग उदाहरण देकर समझाएँगे, तो वो ज़रूर लिख पाएँगे और अपना मत प्रकट करने के लिए, स्वमत प्रकट करने के लिए वो तैयार हो जाएँगे। हाँ, यहाँ पर उनको पहले व्यक्त होने दीजिए। कई-कई बार मैंने देखा है कि स्कूलों में जाते हुए तो मैंने देखा है कि स्वमत लिखते समय बच्चों को बीच में टोक देते हैं कई टीचर लोग। तो वो बच्चा भूल जाता है कि उसको क्या बोलना था। ये हमें नहीं करना है। उसे पहले पूरी तरह से व्यक्त हो जाने दीजिए। उसमें क्या गलतियाँ, क्या कमियाँ रह गई हैं, वो बाद में हम लोग बता सकते हैं। अगर बीच में बोलते ही उसको रोक दिया, तो वो बोल नहीं पाएगा। वो सोचेगा कि कहीं न कहीं हमारी बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं और ये हमारे अध्यापक को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो बोलना बंद कर दिया। हमें यहाँ पर ये काम नहीं करना है। उसे बोलना ही पहले बाध्य करना होगा। उसको प्रकट होने दीजिए, तभी तो वो अभिव्यक्ति पूरा होगा मतलब वो खुलकर बात करेगा, बोलेगा। तो हम लोग मेहनत के बारे में कई उदाहरण दे सकते हैं, मज़दूर का उदाहरण दे सकते हैं। कई ऐसे बच्चे जो होते हैं 10वीं 12वीं कक्षा में जो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनकी उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे गरीब घरानों में भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है और मेहनत की क्या बात! इसके अलावा भी दूसरे उदाहरण दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्त करने के लिए हम लोग बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतना ही नहीं, तो आगे कुछ बातें दी हैं। अभी ये तो हुआ नई कक्षा का मतलब नवीं कक्षा का थोड़ा-सा रूपरेखा जो है 10वीं कक्षा के लिए दिए क्योंकि पिछले 2 8वीं और 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को बनाते हुए 10वीं कक्षा में ये दिया गया है। आए आगे देखिए कि आओ सक्षम बनें। अब सक्षम बनना है, समर्थवान बनाना है बच्चों को, अर्थात विद्यार्थियों को, तो क्या करना होगा? यहाँ पर हम लोग सिर्फ़ मार्गदर्शन के तौर पर बातचीत कर रहे हैं। हालाँकि वहाँ पर बच्चों को व्यक्त होना है, हमें कम बोलना होगा, बच्चे ज़्यादा बोलेंगे। नहीं तो हम केवल ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होते हुए और बातचीत करते रहेंगे और बच्चे केवल सुनेंगे तो वो बोल नहीं पाएँगे, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएँगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको समय देना है। ये भी सिखाना ज़रूरी होगा कि समय के साथ चलो, तभी समय आपकी कदर करेगा। जो समय के साथ नहीं चलता है, वो ठोकरें खाता है। तो कई ऐसे प्रेरित करने वाले मतलब वो वाक् प्रचार भी हम लोग उनके सामने रख सकते हैं। तो आओ सक्षम बने में कुछ दिया है कि शिक्षक द्वारा संकल्पना यानी उनकी धारणाओं को किस प्रकार हम लोग दृढ़ बना सकते हैं, पक्का बना सकते हैं। तो दृढ़ करने हेतु सर्वसमावेशक पद्य को सुनकर छात्रों के गुण बनाकर पद्य विश्लेषण करने हेतु प्रेरित करेंगे। अब यहाँ पर पद्य विश्लेषण क्या है? ये आगे हमारे सामने एक पद्य का स्वरूप दिया है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सभी ने। ये कक्षा 8वीं में पेज नंबर 14-15 पर आता है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये एक कविता है, जो गज़ल के रूप में है और इस गज़ल को ल लिखने वाले जो गज़लकार हैं, यानी रचनाकार हैं, वो रमेश दत्त शर्मा जी हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हैं। वो क्या-क्या इस मतलब गज़ल में देते हैं, वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक़्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख़यालों को खुद बोलना तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू है मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काँटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। ऐसे सुंदर रचना रमेश दत्त ने की है कि जिसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हम लोग भी अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। बेबात बहुत सारी जगह जो है हम लोग बेबात कर लेते हैं। ज़रूरत न होने पर भी बोलते हैं। आवश्यकता हो तो बात कीजिए और कई लोगों को तो आदत होती है कि बिना पूछे, बिना बताए अपना उद्देश्य शुरू कर देते हैं। ये बात ठीक नहीं है, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। अब कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि अ, मीठा-मीठी बातें नहीं करनी आती तो वो अपना मुँह में शहद रखकर बात करेगा। ये तो मज़ाकिया तौर पर की बात हो गई, लेकिन कवि मतलब यहाँ पर रमेश दत्त ने जो बातें हमारे सामने रखी है, वो बहुत ही बेहतरीन है। इसका विश्लेषण बच्चों को हम लोग समझा सकते हैं, फिर उसका अर्थ भी उनको पूछ सकते हैं।
विश्लेषण देने के बाद, शब्दों का अर्थ समझाने के बाद बच्चे खुद उसका अर्थ ढूँढना शुरू कर देते हैं और उनको यहाँ पर लिखने के लिए प्रेरित करना ज़रूरी होता है। वो खुद सीख जाएँगे कि वाणी क्या है, शहद क्या है, प्यार से बोलना क्या होता है। तो चुप रहने के बड़े फ़ायदे होते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण दे देकर इस कविता का विश्लेषण कर सकते हैं और विश्लेषण करने के बाद बच्चों को खुद पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब इस कविता का मैं आप लोगों को विश्लेषण नहीं बताने वाला हूँ, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सब बच्चों को हम लोग बताने के लिए यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो ऐसे इस कविता के बीच में जो-जो शब्द कठिन शब्द आते हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ आप लोग बता सकते हैं। हाँ, जहाँ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ बताइए। वो स्वयं अगर उसका अर्थ लगा रहे हैं, तो उनका भी मतलब सुन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको बता देना चाहिए कि ये इसका अर्थ ये नहीं, ये ऐसा होता है। तो ऐसे करने के बाद हम लोग पूरी तरह से उस गज़ल को भी उनके सामने अच्छे से सुरों के साथ रख सकते हैं। कई टीचर लोग जो होते हैं बड़े गायकी स्वरूप के होते हैं, वो भी गा-गा कर बढ़िया अपना ध्यान मतलब बच्चों का ध्यान अपने आप पे आकर्षित कर सकते हैं। तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। जिन बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा, वो भी हमारे तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए ऐसे गज़ल या गीतों का गाकर भी बच्चों को अगर सुर-स्वर के साथ सुनाते हैं, तो उनको भी बड़ा आनंद आता है और हमारी तासिका जो होती है, वो भी बढ़िया मतलब समय जो है वो निकल जाता है, पता नहीं चलता है। तो आगे बताया गया है कि शिक्षक छात्रों को ऊपर दिए हुए पद्य को सुर-ताल के साथ गाने हेतु प्रेरित करेंगे। पद्य के संदर्भ में निहित विविध कृतियों द्वारा पद्य की विशेषताएँ ढूँढने हेतु छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे। फिर ऐसे गज़ल या कविता उनके सामने रखने के बाद उनको कह सकते हैं, उनको समझाने के बाद में हम लोग उनको गाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं, जो स्वयं आगे आकर गाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हमें बच्चों को बोलना है और सुर-ताल में उनसे गवाना है, उसके लिए उनको प्रेरित करना है और फिर उनको ऐसे इस पद्य की विशेषताएँ ढूँढने के लिए भी कह सकते हैं। और क्या-क्या विशेषता हैं? इसमें कई सवाल भी हम लोग पूछ सकते हैं, सवालों के जवाब भी बच्चे आराम से हम लोगों को दे सकते हैं। इसलिए ऐसे कविताओं को या गज़लों को हम लोग उनके सामने सुर-ताल के साथ रखते हैं। फिर रखने के बाद उनको खुद उनसे गवाएँगे तो वो बच्चे भी खुद प्रेरित होकर गाने के लिए हमारे सामने आ जाते हैं और अच्छी तरह से गाते भी हैं। तो आगे देखिए कि कुछ बातें समझाई हैं यहाँ पर, आओ अभ्यास करें। अब अभ्यास किस बात पर है? तो दिए गए पाठ्यक्रम में जो-जो कृतियाँ आई हैं, उनको समझ में आए या नहीं है, ऐसे स्थिति को समझने के लिए और यहाँ पर उनको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात हम लोगों को आओ अभ्यास कार्य में दी गई है कि शिक्षक छात्र को उपरोक्त पद्य के आधार पर निम्नलिखित कृतियाँ करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा छात्र को अन्य विविध कृतियों की सहायता से कविता का आशय स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। अब दिए हुए गज़ल पर अर्थात कविता पर कुछ कृतियाँ दी गई हैं, तो वो कृतियाँ समझाने के लिए उनको सिर्फ़ बोलना पड़ता है, वो स्वयं समझेंगे। अब सामने दी गई हैं कृतियाँ हैं, उत्तर लिखिए, कांटे बोने वाले, तो हम लोग पूछ सकते हैं, क्या कांटे बोने वाले, क्या अर्थ हो सकता है? क्या हो सकता है? तो अगर उन्होंने ठीक से पढ़ा है, लाइन बाय लाइन अगर उन्होंने ठीक से पढ़ा है, तो झट से उत्तर देंगे। अगर उत्तर ढूँढ नहीं पा रहे, तो उनको बार-बार कहो, पढ़ो, यहीं पर उत्तर है, तो ढूँढेंगे। चुभने वाली क्या है? हम लोग अलग-अलग उदाहरण भी सकते थे, किसी की तेरा कड़वी 11 तारीख कड़ दिया जाए मार लेना 11 तारीख। कड़वी बातें जो हैं, वो अ, हमारे सामने अगर कोई बोलता है, तो हमें चुभती हैं। तो इसी तरह से कई उदाहरण देते हुए अगर उनको समझाएँगे थोड़ा बीच-बीच में तो तुरंत उत्तर झट से मतलब ढूँढ लेंगे और उत्तर भी दे पाएँगे। तो चुभने वाली क्या है? तो बता देंगे कि बात बेबात है। कांटे बोने वाले क्या हैं? तो कहेंगे कड़ू वचन है। कटु वचन क्या है? विचार जो हैं, कई लोग इतने बुरे बात कर लेते हैं कि सामने वाले की को ठेस पहुँच जाती है। उस ठेस को पहुँचने के बाद आप सभी ने देखा होगा कि आँखें नम हो जाती हैं। फटने वाले क्या हैं? तो ये ऐसे छोटे-छोटे शब्दों में अगर त्रुटियाँ उनके सामने रखते हैं तो तुरंत उसका उत्तर ढूँढ लेंगे। और
ढूँढने के बाद पूछेंगे तो तुरंत से हम पूछेंगे तो एक ना एक ऐसे विद्यार्थी जो ऊपर हाथ करके स्वयं बताने के लिए प्रेरित हो जाएँगे और उतावले भी हो जाएँगे। बताएँगे कि फटने वाले क्या हैं? तो पटाखे की तरह, पटाखे हैं। तो ये क्या है कविता में आई इस अर्थ के शब्द लिखो। फिर कविता में कई प्रकार के शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, युग्म शब्द आते हैं, समानार्थी शब्द आते हैं। तो ऐसे कई शब्द दिए जाते हैं जिनके अर्थ भी होते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि मधु, अब मधु को हम लोग शहद भी कह सकते हैं, लेकिन उसके तौर पर गया मतलब इस्तेमाल किया गया शब्द कौन-सा है? तो मधु है, तो फिर वो ढूँढेंगे कविता में उनको ढूँढने के लिए कहेंगे तो पता चल जाता है। कहीं न कहीं से उत्तर आ जाता है कि मिठास है। कड़वे क्या हैं? तो कविता पढ़ते समय उनको अगर हम लोग बोलते हैं कि लाइन को रेखांकित करते रहिए, आपको जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो वो बराबर रेखांकित करते हुए उसको समझेंगे। तो कड़वे का अर्थ होगा कड़ू। तो इस प्रकार से ऐसे विचार क्या है, विचार का अर्थ क्या है, वो दूसरा शब्द क्या है, इसके लिए पर्याय शब्द क्या है? तो कहेंगे कि तर्क-वितर्क भी हो सकता है और हो सकता है कि यहाँ पर ख़्याल भी हो। तो ऐसे कई शब्दों को हम लोग उनके सामने रखते हुए उस कविता के माध्यम से उनको बता सकते हैं और उसका अर्थ ढूँढने के लिए बोल सकते हैं। आवश्यकता क्या होती है? मैंने अभी बात की है कि कई लोग बिना आवश्यकता की बात कर लेते हैं। ज़रूरत ना होते हुए भी अपना उपदेश दे जाते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आवश्यकता होने पर ही बात करनी चाहिए। ज़रूरत ये ज़रूरत क्या है? तो फिर वो तुरंत बच्चे उसको ढूँढ लेंगे और उस शब्द को भी हमारे सामने उत्तर के रूप में रखेंगे। तो इसी प्रकार ऐसे कई कृतियों को हम लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि वो क्या पर्याय हो सकता है कि हम लोग बुरे वचनों से बचें, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर हम लोगों को दूसरों के साथ अच्छी बातें करनी है तो क्या आदतें अपनानी होंगी? कैसे रहन-सहन होगा? इसके साथ-साथ ऐसे कई प्रश्न भी हम लोग बच्चों के सामने रख सकते हैं कि चुभने वाली बातें क्या होती हैं? इसके ऊपर क्या उपाय ढूँढ सकते हैं? तो उत्तर हमें बराबर मिल जाएँगे, केवल उनको प्रेरित करना होगा। आइए देखते हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। फिर पूरी कविता का विश्लेषण करने के बाद, स्पष्टीकरण हो जाने के बाद, शब्दों का अर्थ समझने के बाद, अगर हम उनको बोलते हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इन 2 लाइनों का वो आराम से इसका भावार्थ यानी कि उसका स्पष्टीकरण भी लिख पाएँगे। क्योंकि उनके पास शब्द हैं, शब्दों के अर्थ उनको समझ में आ चुके हैं, उसका विश्लेषण हो चुका है। इसलिए आराम से हमारे सामने बच्चे इसका विश्लेषण यानी कि भावार्थ जो है लिख देंगे और आपको पता है कि एग्ज़ाम में अक्सर भावार्थ जो है पूछा जाता है। तो इस प्रकार से पूरी कविता का विश्लेषण हो जाने के बाद, शब्दों का अर्थ समझ जाने के बाद इस प्रकार की सुमत के लिए या भावार्थ के लिए अगर उनको प्रश्न देते हैं, तो बच्चे खुद लिखना शुरू कर देंगे। हाँ, हो सकता है कि एक जैसा किसी का उत्तर नहीं आएगा और वो ज़रूरी भी नहीं है और यहाँ पर उनको खोलने के लिए मतलब खुलकर लिखने के लिए प्रेरित करना ज़रूरी होगा। अलग-अलग तरह से लिखेंगे ज़रूर। लास्ट में देखिए कि आओ सृजन करें। सृजन क्या है? रचना होती है, एक उत्पत्ति। क्या कर सकते हैं? और सृजन करें, उत्पत्ति है, रचना है। तो क्या उत्पत्ति कर सकते, क्या रचना कर सकते? तो बताया गया है कि मधुर वाणी पर आधारित काव्य लेखन कीजिए। मधुर वाणी क्या है? मधुर वाणी के बारे में उदाहरण देकर उनको समझा सकते हैं। कैसे कबीर या संत तुलसीदास, मीराबाई जैसे इनके सुवचनों को भी हम लोग उनके सामने रख सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के कई सुवचन हैं। मधुर वाणी का अर्थ उनके बाद ये मत हो कि तुमने ठीक से लिखा नहीं, तुम्हें लिखना नहीं आता। तो वो बेचारा नाराज़ हो जाएगा और वो जो कुछ भी मेहनत करने की तैयारी रखता है, वो पूरी तरह से वहाँ पर छूट जाता है। तो इसलिए उनको ये नहीं बोलना है कि तुम लिख नहीं पाते हो। कह सकते हो कि इससे भी अच्छा लिख सकते थे और लिखने की कोशिश करो। तो वो तुरंत दूसरी मतलब एंगल से सोचेंगे और वो लिखने के लिए प्रेरित हो जाएँगे। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब मैंने पहले भी बताया कि वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। अगर सामने वाला बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है,
मिठास खोलते हुए हमारे साथ बात कर रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर उस व्यक्ति के इर्द-गिर्द कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं सुनने के लिए। हमने भी देखा होगा कि कई ऐसे संगोष्ठियों में कई लोग अपना भाषण व्यक्त करते समय पब्लिक जो है मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो वो उसके ऊपर ऐसे उदाहरण देकर हम लोग उनको बोल सकते हैं कि वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस क्या कर सकते हैं? तो ऐसे कुछ विचार उनके सामने रखते हैं। इस कथन पर अपने विचार लिखिए, तो वो स्वयं अपने विचार विद्यार्थी लिखना शुरू कर देते हैं। लिखने के बाद, उनको पढ़ने के बाद अच्छा से अच्छे विचार जो हैं उस उनके सामने रखिए, वो खुश हो जाएँगे। और फिर लास्ट में ऐसे मतलब इन पाठ्यक्रमों के तहत घटकों के छोटे-छोटे घटकों को बनाते हुए हम लोगों को शतु अभ्यासक्रम में जो पाठ्यक्रम दिया है वो प्रतिदिन अ, देना है बच्चों को, उसी दिन उसका हल भी निकालना है, उनको सूचनाएँ भी करनी है। लेकिन क्या हो रहा है कि शतु अभ्यासक्रम जो है वो सिर्फ़ एक कागज़ के तौर पर आया, किसी तरह से एक पीडीएफ बनाई और बच्चों तक भेज दिया और वो उसको बोल दिए कि नोटबुक में लिख लीजिए। इतना कहने से शतु अभ्यासक्रम पूरा नहीं होगा। उस बच्चों की संकल्पनाएँ, धारणाएँ जो वो पक्की नहीं होगी और वो समझ नहीं पाएँगे। हालाँकि हम लोग इतना ही समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हेतु अभ्यासक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पिछली कक्षा में हम पढ़ नहीं पाए इसलिए उसको समझना है, फिर आगे आने वाली कक्षा में जिस कक्षा में प्रवेश दिया गया, उस कक्षा के पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों को बाँधने का काम ये कर रहे हैं, तो पिछली संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए हमें प्रतिदिन अ, विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा, बोलना होगा, उनके सामने अपने विचार रखने होंगे। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा मतलब कठिनाई भी नहीं है और ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं, जितना ज़ोर देकर हम लोग कुछ लोगों को देखा कि इतने ज़ोर-ज़ोर देकर पढ़ाते रहते हैं, उसमें से कुछ हासिल नहीं होता है। बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करो, उनको करने दो, उनको लिखने दो, उनको व्यक्त होने दो, तब जाकर कहीं न कहीं उनका भी फ़ायदा होगा। और ऐसे में उनको पूरक साहित्य स्रोत भी दिया गया है। पूरक साहित्य स्रोत क्या हैं? तो बहुत सारे लोग जो हैं मतलब अभी भी मैंने देखा कि कई टीचर लोग कहते हैं कि यूट्यूब में जाकर उसको देख लीजिए। केवल यूट्यूब ही नहीं है, हमारे गवर्नमेंट का एक प्लेटफ़ॉर्म अच्छी तरह से चल रहा है और जिसका नाम है दीक्षा ऐप। अभी इस सेतु पाठ्यक्रम में कई ऐसे लिंक दी गई हैं जिसका मतलब अ, अभ्यासक्रम जो है वो आवाज दीक्षा ऐप नहीं पर आ रहा। उपलब्ध दिया गया है। दीक्षा ऐप पर उसको उपलब्ध कर दिया गया है। तो साथ-साथ में प्रतिदिन का अभ्यासक्रम बच्चों तक पहुँचाने के बाद उनको ये भी कहना ज़रूरी है, हो सकता है कि कई बच्चों को ये समझ में ना आए लेकिन उनको बोलना होगा, समझाना होगा, तो ये भी एक उपाय हम लोग कर सकते हैं। और दीक्षा ऐप में दिए गए लिंक को ओपन करके उस दिन का प्रतिदिन जो पाठ्यक्रम उन तक पहुँच रहा है, उसमें कई ऐसे पूरक साहित्य के स्रोत पर यूट्यूब की लिंक दी गई हैं, तो उनको ओपन करने के लिए भी कह सकते हैं, सीधा उस लिंक को गूगल में जाकर भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसको डालकर यूट्यूब में वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा और यूट्यूब में वो वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। उससे भी उनको ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे कई उपाय हम लोग पूरक साहित्य के स्रोत में दे सकते हैं। अब कई जगह पर ऐसा हुआ है कि बच्चों के पुराने पाठ्यक्रम की जो किताबें हैं, वो मँगवा ली गई हैं स्कूलों में। तो ऐसा नहीं करना है, 15 अगस्त तक उनको पिछले पाठ्यक्रम को उनके पास ही उस किताबों को उनके पास रहने दो, जहाँ उनको हम लोगों को उनके उस पाठ्यक्रम को मतलब शतु अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम को पूरा करवाना है। हल करने के लिए उनको उन किताबों की ज़रूरत है, तो वो किताबें भी उनके पास रहने दीजिए। बीच में किसी एक टीचर ने मुझे पूछा था कि सर आप आपकी कक्षा में 90 बच्चे हैं, एक समय आप लोग कैसे इनको शतु पाठ्यक्रम कैसे उनके तक पहुँचा रहे हो? और जिनके पास कुछ सुविधा नहीं, उनके लिए क्या कर रहे हो? तो मैं कुछ ऐसे कुछ उपाय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अतुल सर परमिशन है? हेलो? हा सर बोला म्हटलं 5 मिनिटं आहे आपल्याकडे वेळ आता वेळ ओके, झालेला आहे पण 5 मिनिटात आपण व्यक्त होऊ शकतो चालेल. ओके, 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 ओके। चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रतिदिन जो हम लोग उनको पाठ्यक्रम भेज रहे हैं, हो सकता है कि कई लोग स्क्रीनशॉट निकाल कर उनको भेज देते हैं, तो वो कई बच्चों के एंड्रॉयड मोबाइल में ओपन हो नहीं पाता। आसान तरीके से उसको गूगल पीडीएफ के माध्यम से हम लोग
उस दिन के पाठ्यक्रम को भेज सकते हैं, जो आसानी से दूसरे मोबाइल में भी ओपन हो सकता है। पढ़ने के लिए वहाँ पर नीचे कुछ उनको सूचनाएं करिए कि कहाँ कैसे लिखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस बात को लेकर कॉल करने के लिए कहिए। स्वाध्याय कृति पत्रिका को प्रतिदिन हल करने के लिए जरूर कहना है। एक नोटबुक उनको मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, हर विषय के लिए करने के लिए बोलना है। और उसको जांचने का भी काम हमारे तरफ है। तो अभी जैसे कि 15 जुलाई में पहला परीक्षण होने वाला है, यानी घटक कसौटी होने वाली है। उस घटक कसौटी को भी आप लोग ऑफलाइन में स्कूलों में बुलाकर तो बच्चों को दे नहीं सकते। हो सकता है कि 15 तारीख से अगर स्कूलों को ओपन करने के आदेश आते हैं तो ये हम लोग स्कूलों में काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो आप लोग एक पेज पर उस मतलब घटक कसौटी को लिखकर बच्चों को भेज सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि फुल स्केल कागज पर उसको छुड़ाकर अपने पास रखें। और जैसे आपको समय मिलता है स्कूलों में किसी के हाथ पहुंचाइए, उसको हमको जांच कर उसका भी मतलब लेखा जोखा जो हमारे पास रखना होता है। फिर आप लोग एक साथ अगर ये स्वाध्याय आपको भेजना है, मतलब कसौटी भेजनी है, तो आप गूगल क्लासरूम के माध्यम से भी उसमें बच्चों को जोड़ सकते हैं जिनके ईमेल अटैच करने होंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी काम करना होगा कि प्रतिदिन जो अभ्यासक्रम आप लोग बच्चों को दे रहे हो, विद्यार्थियों को दे रहे हो, उसमें 10-10 मार्क्स की छोटी सी कसौटी को बनाकर उनको एक कागज पर भेज सकते हो। उसको हल करने के लिए भी आसान तरीका होगा, वो ग्रुप पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सब हो सकता है। अब जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है और वो इससे बिल्कुल दूर हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को कॉल करके ऐसे बच्चों की एक लिस्ट बना लीजिए और उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पर 10-10 मिनट दीजिए। एक साथ सुनेंगे और 10 मिनट के ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा समझाने के। तो ऐसे कई मतलब हम लोग 10-15 मिनट उनको मार्गदर्शन करेंगे तो वो दिया गया जो प्रतिदिन का अभ्यास है, वो भी बच्चे पूरा कर लेंगे। और ऐसा करने पर हम लोग उनसे जो काम दिया गया वो पूरा समय के साथ हमारे प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही हमको ध्यान रखना है कि 45 दिनों के बाद हमको फिर से अगली कक्षा को पाठ्यक्रम को शुरू करना है। इसलिए ये प्रतिदिन ये वहाँ पाठ्यक्रम हम लोग बच्चों के पास से पूरा करवाने के लिए कोशिश करते रहेंगे और कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर लोग अभी उस कार्य में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जितनी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी, ये मेरा वैयक्तिक मत था। इसके लिए कोई टीचर, अध्यापक या अभिभावक बाध्य नहीं है। और मैं कुछ अगर बोलते समय कुछ गलत बात निकल जाती है, अगर किसी के दिल को ठेस पहुँचती है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इसी के साथ आज के पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन कार्य जो है मैं यहाँ पे पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। आगे की जो है पडोले सर के तरफ से। थँक यू सर। धन्यवाद सर. आपण खरंच एक हिंदी विषयासाठी मोलाचं असं मार्गदर्शन आपण केलं. थँक यू सर. मी या ठिकाणी मुख्याध्यापक अमरावती जिल्हा मुख्याध्यापक संघ